अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सेकंड हाफ पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक जो कि स्पेक्ट्रोमीटर है। तो देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। ऐसी डिवाइस जो डिफरेंट सोर्सेज से पैदा होने वाला स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी के साथ साथ जो प्रिज्म के साथ लाइट आके टकराती है और वो डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, वो डेविएशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसी के साथ साथ वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो चलें देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से ये वर्क करती है। ये आपके सामने एक स्पेक्ट्रोमीटर बना हुआ है। इस स्पेक्ट्रोमीटर की 3 पोर्शंस हैं। कौन कौन से हैं? पहला ये है कोलीमेटर। इसको क्या कहते हैं जी? कोलीमेटर। इसके लिए मैं सी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, कोलीमेटर सी। इसका बेसिकली पर्पज़ क्या है? इसकी एक साइड पे एडजस्टेबल स्लिट लगी हुई होती है, यहाँ पे एक स्लिट है, ठीक है। और इसके दूसरे पोर्शन पे क्या होता है? एक कन्वेक्स लेंस होता है। ये एडजस्टेबल स्लिट आगे पीछे मूव की जा सकती है। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है? लाइट रेज को पैरेलल बनाना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका पर्पज़ होता है टू मेक द रेज पैरेलल, टू मेक द रेज पैरेलल, ठीक है। ये बेसिकली इसका क्या होता है जी? पर्पज़ होता है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे पैरेलल करती है। ये जो स्लिट हैं ये स्लिट जब लेंस के फोकल पॉइंट पे होंगे, उसके फोकस पॉइंट पे होंगे, तब जाके रेज पैरेलल हो जाएगी। यानी इनको एडजस्ट करते हुए हमने क्या करना है? इसके फोकस पॉइंट पे लाना है, लेंस के फोकस पॉइंट पे। उसके बाद रेज क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल रेज जाके यहाँ सामने टर्न टेबल रखी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं टी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ सामने रखी होगी टर्न टेबल, और टर्न टेबल वर्टिकल एक्सिस के अराउंड क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है, ठीक है। तो क्या होगा? उस टर्न टेबल के ऊपर कोई ना कोई डिवाइस, कोई ना कोई लेंस रखा होगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होगी या प्रिज्म होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई ना कोई डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो सकती है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अलावा प्रिज्म हो सकता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से लाइट रे आके टकराएगी और बेंड हो जाएगी किसी ना किसी एंगल पे। ये उसका सीधा पाथ था ना, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो वो जब बेंड हो जाएगी, नॉर्मल के साथ बेंड हो जाएगी, तो फिर वो सीधी जाएगी डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर यहाँ पे क्या है? डिटेक्टर यहाँ पे है टेलीस्कोप, ठीक है जी। ये है आपके पास टेलीस्कोप, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और टेलीस्कोप में ये लाइट क्या हो जाएगी? डिटेक्ट हो जाएगी और हम सोर्स को देख सकते हैं। चलें, अब टर्न टेबल जो है वो क्या करती है? आपको पता है, एक तो रोटेट करती है, रोटेटेबल होती है, ठीक है। किस पे जी? वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। इस पे स्क्रू लगे होते हैं और स्केल भी बना हुआ होता है। और इसी के ऊपर क्या होता है? या तो प्रिज्म रखा हुआ होता है या इसके साथ साथ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी इसी के ऊपर हो सकती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब आगे देखते हैं टेलीस्कोप का जो काम है वो डिटेक्ट करना है लाइट को, ठीक है, डिटेक्ट द लाइट, ठीक है। हमारी आँख के सामने यही होती है और ये भी रोटेट कर सकती है टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये है जी आपके सामने क्या? स्पेक्ट्रोमीटर। अब हम बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये माइकलसन ने ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए। स्पीड ऑफ लाइट उसने कैसे कैलकुलेट की? उसने एक 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर लिया। ये 8 साइडेड है, 3 साइड्स आपको इसकी शो की गई हैं, ठीक है। 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर लिया। किसने लिया जी? माइकलसन ने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइकलसन की है ये स्पीड ऑफ लाइट की कैलकुलेशन। तो जब उसने 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर लिया, उसने क्या किया कि उसके नीचे एक और स्मॉल मिरर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे उसने सोर्स ऑफ लाइट रखा, यहाँ पे डिटेक्टर लगाया।
अब हुआ क्या, जब ये 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर रेस्ट में था तो हमने ये देखा कि सोर्स से लाइट आई, फेस 1 से टकराई, फिर मिरर M के पास गई, वापस इस मिरर कैपिटल M के पास आई और टकरा के डिटेक्टर में गई। तो मतलब हमें सोर्स की जो लाइट थी ना इस डिटेक्टर में नज़र आ रही थी जब ये रेस्ट में था। फिर क्या हुआ, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। जब क्लॉकवाइज घुमाया तो फिर डिटेक्टर में लाइट दिखाई देना बंद हो गई। ठीक है, डिटेक्टर में लाइट दिखाई देना बंद हो गई। फिर क्या हुआ जी कि इसकी स्पीड को हम तेज़ करते गए 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर की। एक खास स्पीड पे पहुंच के हमें डिटेक्टर में दोबारा लाइट नज़र आने लगी। तो कितनी स्पीड इसकी होनी चाहिए कि हमें लाइट दोबारा नज़र आने लग जाए, वो हमने मालूम करनी है। देखिए ये डिस्टेंस जो है ना, फ़र्ज़ कर लें ये D है। ठीक है, ये डिस्टेंस टोटल कितना है D, एक मिरर से दूसरे मिरर तक। तो हमें फिर लाइट नज़र आने लग गई। वो कब नज़र आएगी, वो तब नज़र आएगी जब ये लाइट जितनी देर में मिरर M से इस M पे आए और वापस फेस 3 पे जाए। फिर से सुन ले, फेस 1 से M पे आए, M से 3 पे जाए। जितने टाइम में वो ये काम करे उतने ही टाइम में फेस 2 फेस 1 की जगह पे पहुंच जाए तो हम कहेंगे कि उस टाइम हमें लाइट क्या होगा, नज़र आएगी। फिर से सुन लें, यानी लाइट की स्पीड इतनी हो जाए कि फेस 1 से M पे और M से वापस फेस 3 पे जितने टाइम में जाए उतने ही टाइम में रोटेशन के दौरान फेस 2 फेस 1 से पहुंचे। ठीक है, तब हमें लाइट सोर्स इस डिटेक्टर में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या होगा जी, हमें पता है T बराबर होता है थीटा ओवर ओमेगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T बराबर होता है ना S इज इक्वल टू VT के फार्मूले से। ठीक है, थीटा है यहाँ एंगल। अब आप देखना है ज़रा आपने कि एंगल क्या बनेगा। ओमेगा तो बराबर होगा 2 पाई F के, सीधा सीधा। एंगल क्या बनेगा, टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई। 2 पाई का सिर्फ एक हिस्सा इसने कवर किया है, टोटल हिस्से हैं 8, तो एक हिस्सा कवर किया तो एंगल कितना होगा 2 पाई बाय 8। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा 1/8 इंटू एफ। अब ये टाइम कितना होगा, S इज इक्वल टू VT का फार्मूला लगाना है, T इज इक्वल टू S ओवर V। S ओवर V होगा ना टाइम, यहाँ पे लिख रहा हूँ T इज इक्वल टू S ओवर V होगा ना। S है तय करदा फासला, फासला कितना तय किया 1 से M तक, M से 3 तक। ये D है, ये भी D है, तो 2D फासला तय किया है। ठीक है, 2D फासला तय किया और किस स्पीड से किया, स्पीड ऑफ लाइट यानी C से। तो आप क्या करेंगे, ये T इज इक्वल टू 2D ओवर C यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आएगा T इज इक्वल टू, ठीक है, T की जगह आप 2D ओवर C पुट करें, 2D ओवर C इज इक्वल टू 1/8 F C। ठीक है, C इज इक्वल टू 16FD। इस फार्मूले से स्पीड ऑफ लाइट मालूम कर सकते हैं, जो कि मालूम करने पे क्या आई 2.99 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि एक्चुअल स्पीड के बिल्कुल करीब है। ये था उसका स्पीड ऑफ लाइट की कैलकुलेशन। अब हम आगे चल लेते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वो डिवाइसेस हैं जो लाइट सिग्नल के थ्रू आपके पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। पाइप की शक्ल के होते हैं और पाइप की शक्ल में क्या करते हैं, ये लाइट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं। तो इसमें कौन से प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं, तो आप बताएंगे जी इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका प्रिंसिपल होता है और इसी के साथ साथ कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। तो यानी ये दो प्रिंसिपल्स पे बेस करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। तो देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। देखिए बच्चे, फर्ज कर लें ये ऊपर वाला मीडियम जो है एयर है, नीचे वाला मीडियम वाटर है, यानी ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। अब क्या होगा, डेंसर मीडियम से एक लाइट जो कि नॉर्मल के साथ एंगल बना रही थी थीटा, वो आई, इससे टकराई और क्या हुआ, बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ये उसका एंगल हो गया, ठीक है। थीटा आई लिख देता हूँ, थीटा आर लिख देता हूँ। ये हमेशा याद रखना, हम एंगल जो है ना, चाहे वो इंसिडेंट रे हो चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे हो, हम एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं। ये नॉर्मल लाइन है, बैंड हो जाएगी। और होता क्या है, जब डेंसर से रेयर में जा रही होती है तो लाइट क्या करती है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसके ऑपोजिट अगर देखें तो क्या होता है कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमने क्या किया। ये जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये थोड़ा बढ़ा दिया, कितना कर दिया जी, अब ये हमने कर दिया इतना। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर दिया, बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये लाइट रे एयर में जाने की बजाय इस सरफेस पे ही मूव करने लग जाएगी, ठीक है। ये वाली जो रेड वाली लाइट रे है ये सरफेस पे ही मूव करने लग जाएगी। यानी अब इस लाइट रे का नॉर्मल के साथ क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस लाइट रे को हमने फेंका था उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे क्रिटिकल एंगल। फिर से सुन लें, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। बात समझ आ गई। अब अगर इससे मज़ीद एंगल बढ़ा दें, जो कि यहाँ पे हमने बढ़ाया हुआ है, ये एंगल है आपके पास, अब इससे मज़ीद एंगल बढ़ा दें तो लाइट फिर क्या करेगी, वो वापस अपने ही मीडियम में आ जाएगी, यानी वाटर में आ जाएगी। इस फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि सारी की सारी लाइट वापस अपने ही मीडियम में आ जाए जहाँ से वो जा रही थी, बाउंड्री से टकराने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिटिकल एंगल के लिए कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई फॉर विच, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलें, ये याद रखना है आपने अच्छे से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं इसके ऊपर। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो देखते हैं क्या आता है जी। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2, ठीक है। अब n1 इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी, एयर का है। तो क्या होगा, n1 साइन थीटा 1, थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, जो कि बराबर है किसके, क्रिटिकल एंगल के, यानी थीटा सी के। और n2 साइन थीटा 2, थीटा 2 क्या है, क्रिटिकल एंगल के लिए थीटा 2 क्या है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 तो 1 हो जाएगा ना। तो n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2, यहाँ से आ जाएगा थीटा सी, ठीक है, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 ओवर n1। और अगर हम बात करें ग्लास एयर बाउंड्री की, ठीक है, ग्लास एयर बाउंड्री की बात करें तो ग्लास एयर बाउंड्री के लिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्रिटिकल एंगल है वो बराबर होता है 41.8 डिग्रीज के। ये आपने अच्छे से याद रखो। तो इसमें क्या होता है कि लाइट जो है ऑप्टिकल फाइबर यानी उस पाइप के अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है अंदर ही, और पैगाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके चली जाती है, अंदर ही रहती है लाइट। दूसरा जो फिनोमिना है, दूसरा जो प्रिंसिपल है इसका, वो कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इस तरीके का होता है ये ऑप्टिकल फाइबर। इस सेंट्रल रीजन को कहते हैं कोर, ठीक है,
सेंट्रल रीजन को कहते हैं कोर, और इसके गिर्द जो एक लेयर है उसको कहते हैं जी क्लैडिंग, ठीक है। और कोर कैसा बनाया जाता है? ऐसा बनाया जाता है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा हो, किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। क्यों? ताकि लाइट जब जाके इसकी सरफेस से टकराए, डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती रहे और अंदर ही रहे लाइट, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंफॉर्मेशन लेके चली जाए। ये कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन है। अब ऑप्टिकल फाइबर की टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप कौन सी है जी? पहली है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो कोर होता है वो बहुत थिन होता है, ठीक है। कोर जो है वो बहुत थिन होता है, ठीक है, और उसका डायामीटर तकरीबन कितना होता है? डायामीटर होता है 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका डायामीटर कितना होता है? 5 माइक्रोमीटर। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 14 टीवी चैनल्स, और इसके साथ साथ क्या होता है जी? 14,000 फ़ोन कॉल्स ये कैरी कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। अगर बात करें मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की, तो इसमें कोर का डायामीटर थोड़ा ज़्यादा होता है सिंगल मोड की निस्बत। तो इसमें कोर का जो डायामीटर होता है वो क्या होता है? देख लें, कोर का जो डायामीटर होगा वो होता है 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में, ठीक है। और कोर का डायामीटर ज़्यादा होता है और कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर का जो डायामीटर है वो कितना होता है? ज़रा देख लें, वो इन दोनों से ज़्यादा होता है। कोर का डायामीटर होता है 52,000 माइक्रोमीटर तक उसका डायामीटर होता है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना कोर का, ठीक है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और वो जैसे जैसे हम कोर से ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस ग्रेजुअली, फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग। ये आपने बात याद रखनी है। अब देख लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होती है। देखें आपके सामने क्या होता है, एक माइक्रोफोन लगा हुआ होता है। माइक्रोफोन साउंड सिग्नल को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में लेके जाता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइक्रोफोन क्या करता है जी कि साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में लेके जाता है। एस जो है वो साउंड के लिए है, ई इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए। तो लेज़र जो डिवाइस है वो क्या करती है? इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। एल जो है लाइट सिग्नल के लिए, और वो लाइट सिग्नल इस ऑप्टिकल फाइबर वाले पाइप के थ्रू फ्लो करता हुआ सीधा जाता है फोटोडायोड के पास। फोटोडायोड रिसीवर के पास लगा हुआ होता है जहाँ पैगाम रिसीव होना होता है। फोटोडायोड की खासियत ये होती है कि वो लाइट की मौजूदगी में ऑपरेट करता है। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ती है वो फोटोडायोड क्या करता है? इस लाइट सिग्नल को दोबारा से किस में लाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है इसको स्पीकर्स जो हैं वो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमें साउंड सुनाई दे जाता है। बात समझ आ गई? अब देखें लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं। लॉसेस देखें, इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, उसमें लाइट अब्जॉर्ब हो सकती है। इसी तरीके से डिफरेंट एटम से स्कैटर हो सकती है, इसकी वजह से भी पावर लॉस हो सकता है। और इसके साथ साथ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जब ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है जो कोर के अंदर ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, पावर लॉस हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।